नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल करिए दामोदर साके में। आज हम आगे की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आपको पॉलिटी राज्य व्यवस्था की सेकंड क्लास लेके आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम संविधान का निर्माण जो हो रहा था उस पहली क्लास में आपको बता दिया। उसमें संविधान में आगे आगे क्या क्या समितियाँ बनाई गई, कैसे उसके आधार पर कार्य किया गया, ये इस क्लास में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो हमारी ये संविधान पॉलिटी की क्लास हो जाएगी। तो पॉलिटी क्लास सेकंड, इसमें हमने संविधान की समितियां कुछ थी तो उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संविधान की समितियां, संविधान निर्माण से संबंधित समिति के बारे में पढ़ेंगे। संविधान निर्माण से संबंधित समिति, ठीक है। संविधान निर्माण में कौन कौन सी समिति हुई ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें मैं टेबल टाइप बना दूंगा तो आपको याद रहेंगी थोड़ी सी। इधर हम लिख लेंगे समितियां, जो भी प्रमुख समितियां हैं इधर वो, और इधर उनके अध्यक्ष का नाम। तो उससे ध्यान रहेगा, पूछ लेते हैं एग्जाम में, प्रारूप समिति और संघ संविधान समिति कई सारे के पूछ लेंगे। टेबल टाइप बना लेंगे यहाँ पर हम, इधर समिति का नाम और इधर अध्यक्ष का नाम। तो कुछ महत्वपूर्ण समिति है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दूसरी है संघ शक्ति समिति। नेक्स्ट है संघ संविधान समिति। जिसके आगे संघ लगा हो वो दोनों समितियों का ध्यान रखेंगे। संघ संविधान समिति, ठीक है। और एक राज्यों के लिए समिति, जिसके आगे संघ राज्यों के लिए समिति, ठीक। जिन दोनों के आगे संघ लग रहा हो, याद करने का तरीका है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की हैं ये समितियां, जिनके आगे संघ लग रहा है। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ये पूरी एक 3 समितियां थी इनके अंडर में। प्रारूप समिति अम्बेडकर के में, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। इन तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू, पंडित नेहरू उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है मूल अधिकारों, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति और प्रांतीय संविधान समिति। संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और लेकिन प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन दोनों का है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इसमें देख लेंगे
इसको लगेगा। दो उपसमितियां और हैं छोटी सी, उनको भी यहीं नोट कर लेंगे। एक थी मूल अधिकार उपसमिति, मूल अधिकार उपसमिति। तो मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। मूल अधिकार उपसमिति, ठीक है। मूल अधिकार उपसमिति के जेवी कृपलानी। और एक थी अल्पसंख्यक उपसमिति, सेकंड थी अल्पसंख्यक, ये दोनों उपसमितियां थी। तो अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। उपसंख्यक समिति वाला अल्पसंख्यक का ज्यादा पूछा है। एस.सी. मुखर्जी जो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे समिति में, वो एस.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे। दोनों को याद रखेंगे। मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जबकि उपसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। एक थी प्रक्रिया नियमन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, और संचालन समिति। ठीक है। प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा गया ये, इसमें डॉक्टर परामर्श समिति वाला। ठीक है। तो इस नियमों की संबंधी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी परामर्श समिति। तो इन समितियों के बारे में परीक्षा में पूछा जा चुका है, और अल्पसंख्यक का तो बहुत बार पूछा जा चुका है। एस.सी. मुखर्जी थे अध्यक्ष। इन सभी समितियों को अच्छे से याद रखेंगे कौन इसका अध्यक्ष था। बस एक प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा विस्तृत, उसके सदस्यों के बारे में अच्छे से, क्योंकि प्रारूप समिति ने पूरा संविधान प्रारूप तैयार किया गया था, इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का निर्माता भी बोलते कि संविधान उन्होंने बनाया। तो क्योंकि प्रारूप समिति जो थी, तो प्रारूप समिति में पूरे संविधान का निचोड़ था, उन्होंने प्रारूप समिति ने पूरा प्रारूप तैयार किया था संविधान कैसे निर्माण करना है, इसलिए अब बी.आर. अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। तो हम उसी में ही प्रारूप समिति में, प्रारूप समिति की गठन कब हुआ। तो प्रारूप समिति का गठन, एक तो प्रारूप समिति कैसे क्या होती है, ठीक है। प्रारूप समिति, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई थी। वैसे ही नॉर्मली लिखा दे रहा हूँ, उतना ज्यादा उसको नहीं। इसमें 7 सदस्य थे, ये ध्यान रखना। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमें पता ही है, सबको जानकारी होनी चाहिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। अब आती है बात सदस्यों की। सदस्य के नाम पूछे जाते हैं, तो हम इसमें सदस्यों के नाम भी लिखेंगे, ठीक। 7 सदस्य के नाम। तो देखिए, पहले थे एम गोपाल स्वामी। एन, सबके नाम याद रखने हैं आपको, इसमें बहुत पूछा जाता है। एम गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है। एन गोपाल स्वामी आयंगर। नेक्स्ट थे अल्लादी कृष्णा, ठीक है। अल्लादी
कृष्णा स्वामी अय्यर इनका पूरा नाम था, अल्लादी कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद सादुल्ला। प्रारूप समिति के सदस्य याद रखने पड़ेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछ रहे हैं, कई प्रारंभिक परीक्षा में पीसीएस में भी खंड शिक्षक वो आरओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के लेखपाल में पूछा गया था ये। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सदस्य कौन कौन थे। मोहम्मद सादुल्ला एक थे, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। ठीक है, दो नाम जो है इसमें मैं ऐसे लिखाऊंगा कि आपको उनको ध्यान रखना है कि बीएल मित्र और डीपी खेतान थे दो सदस्य। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ बीएल मित्र और डीपी खेतान। एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, वीएल मित्र, डीपी खेतान और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कुल मिलाकर इसमें 7 सदस्य थे, 6 थे और एक अध्यक्ष है, 7 सदस्य थे। अब मैंने इन दोनों को यहाँ अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये 4 सदस्य तो उसमें रहे थे, लेकिन इनकी मृत्यु, इन दोनों की मृत्यु हुई थी, इनके बाद 2 नए सदस्य हो गए थे। तो प्रारूप समिति बेसिकली वही मानी गई जो नए सदस्यों को मिला के बनी गई। तो उसमें दिया जाता है कि प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो ये भी प्रारूप समिति के सदस्य रहे थे, मर गए, मृत्यु हो गई थी इनकी। उसके बाद दूसरे इनकी जगह 2 आए, तो उनके नाम हमें याद रखने हैं, भले ही इनके एक बार को भूल भी जाए। लेकिन एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, ये सारे के सारे उसमें थे 4। इसके बाद 2 नाम जो है बीएल मित्र की जगह जो आए हैं उनके नाम लिखेंगे। बीएल मित्र की जगह आए थे डीपी खेतान, डीपी खेतान। ठीक है, और वो सॉरी इनके बीएल मित्र की जगह आए थे एन माधवराव, बीएल मित्र की जगह एन माधवराव। ठीक है, और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी। ठीक है, अब हमें बेसिकली याद रखना है इन 7 सदस्यों के बारे में कि पहले सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एन माधवराव और टीटी कृष्णाचारी। तो ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। बीएल मित्र और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, इनके स्थान पर एन माधवराव और टीटी कृष्णाचारी को लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद ठीक है, कौन सा, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण है संविधान से संबंधित आपको करा देते हैं। ठीक है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए संविधान को, अब संविधान में क्या क्या बनाया गया था ये आपको जानकारी होनी चाहिए, बता देता हूँ आपको कि संविधान में जो मोहर बनाई गई थी वो किसकी बनाई गई थी, परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कई परीक्षा में, अमीन वगैरह में संविधान में, ठीक है, मोहर के रूप में, संविधान में मोहर के रूप में हाथी, मोहर के रूप में हाथी का प्रतीक, ठीक है, हाथी बना हुआ था, वो मोहर लगाई जाती थी, प्रयोग किया गया। याद रखेंगे परीक्षा में पूछा गया यूपी ट्रिपल एस के में कि संविधान में मोहर के रूप में क्या किया गया, तो हाथी को प्रतीक को मोहर के रूप में प्रयोग किया गया था। उसके बाद संविधान को सजा, मैंने उस दिन बताया था प्रेम बिहारी इसके सुलेखक जो थे, फिर से बता देता हूँ एक बार, सुलेखक थे इसके जो हस्तलिखित जिन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है, रायजादा।
पूछा गया है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था और कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, इसको सजाया था, इसके पृष्ठ वगैरह को तो सजाया किसने था? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने इसे सजाया था, हिंदी प्रारूप को सजाया था, इसके को संविधान को सजाया था। तो दोनों नाम याद रखेंगे इसको कि इसको नारायण रायदादा जी ने लिखा था और नंदलाल बोस ने इसके बाद इसको सजाया था। एक इसका हिंदी अनुवाद जो किया था, ये तो इन्होंने इटैलिक श्रेणी में लिखा था उसको, प्रेम बिहारी नारायण रायदादा ने। फिर उसका संविधान का हिंदी अनुवाद ये पूछा गया प्रश्न, इम्पोर्टेंट है इसलिए। संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया? वसंतलाल वैद्य। वसंतलाल वैद्य ने इस संविधान का हिंदी अनुवाद किया था। हमें ध्यान रखना है, संविधान का हिंदी अनुवाद वसंतलाल वैद्य ने किया था और इसको हस्तलिखित पहली बार किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायदादा ने, और नंदलाल बोस ने इसको सजाया था। अब इसमें बीच बीच में कई प्रतीक चिन्ह वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बेसिकली पूछा गया एग्जाम में कब कब अपनाया गया उनको, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। संविधान का हिंदी अनुवाद वसंतलाल वैद्य ने, और संविधान में मोहर के रूप में हाथी का प्रतीक प्रयोग किया गया था। सबसे पहले पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय ध्वज। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में क्या लिया गया है? हमारा तिरंगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा। इसका जो है इसकी महत्वपूर्ण तिथि है कि इसका वर्तमान स्वरूप जो अभी वर्तमान में चल रहा है वही पूछा जाएगा आपसे कि ये कब कब किसने कैसे तैयार किया। तो वर्तमान स्वरूप जो है वो 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था। 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था। ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1947 को जो वर्तमान स्वरूप है वो उसको अपनाया गया, जो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है, अभी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले भी मैडम भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट के सम्मेलन में भारतीय तिरंगा फहराया था। तो वो अलग अलग तरीके था, किसी में पहले चरखा था, कलर ऐसे डिजाइन में थे, चरखा था, खाली था, तो उस हिसाब से भीकाजी कामा ने किया था। और आपको एक नाम बताऊं, स्वामी विवेकानंद के साथ थी भगिनी निवेदिता, उन्होंने सबसे पहले इसका प्रारूप तैयार किया था भारतीय तिरंगे का। भगिनी निवेदिता, मार्गरेट नोबेल जिनका नाम था, भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या, उन्होंने सबसे पहले तैयार किया था भारतीय ध्वज तिरंगा। उसके बाद कई लोगों ने इसको अपडेट किया था, फिर भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी के सम्मेलन में फहराया था तिरंगा। और उसके बाद वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को जो अपनाया गया था वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसको पिंगली वेंकैया, ये नाम ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा वर्तमान स्वरूप है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, ध्यान रखेंगे हम। इसका वर्तमान स्वरूप पिंगली वेंकैया का है। तो तिरंगा जो वर्तमान है 3 कलर है उसमें, केसरिया, सफेद, हरा, बीच में चक्र नीला कलर का, तो वो वर्तमान स्वरूप पिंगली वेंकैया ने 22 जुलाई 1947 को समर्पित किया था। तो इसमें जो ये पूछा गया है किसने तैयार किया, कब किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट वो पूछा गया, ये सारे फैक्ट वो हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश के लेखपाल और शिक्षक भर्ती, टेट वगैरह इन सब में ये पूछे जाते हैं, और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में ये पूछा गया है, लोअर में समीक्षा अधिकारी वगैरह में। तो इसके अनुपात पूछा गया है लंबाई चौड़ाई का, तो इसके अनुपात 3:2 होता है। 3:2, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात
लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होनी चाहिए। ये रेशियो होना चाहिए उसमें 3:2 का। तो ध्यान रखेंगे हम लोग। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने 22 जुलाई 1947 को ये अंगीकृत किया गया था और इसका अनुपात 3:2 होना चाहिए। ठीक है, इसको रफ कर दो। इसके बाद आती है बात राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, क्या है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह? अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह, अशोक की लाट जिसको बोलते हैं, वो हमारा है राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक की लाट ऊपर, उसमें था क्या कि ये कहाँ से लिया गया था, ये पूछा गया है। तो क्योंकि वो तो निर्मित किया था, तो हमने इसलिए पिंगली वेंकैया कर दिया राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह बना तो बहुत पहले का था। कहाँ से उसकी डिजाइन हमने मानी कि हम ये इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय चिन्ह हमने देखा होगा यूपीएससी या उत्तर प्रदेश के अधिकारी वगैरह और सभी सरकार के उस पर बना होता है अशोक चिन्ह। तो वही राष्ट्रीय चिन्ह हमारा किया गया, सभी प्रशासनिक सरकारी सेवाओं में इसका लोगों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, लिखेंगे इस पॉइंट को, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ, उत्तर प्रदेश में जो है सारनाथ में स्थित है एक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। ठीक है, उसको सिंह स्तंभ बोला जाता है क्योंकि उसमें सिंह दे रखे हैं 4 उस स्तंभ में। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से इसको लिया गया है और इसमें शेर है। तो ये सारनाथ के स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया, इसलिए इसको अशोक चिन्ह कहा जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट मैं लिखा देता हूँ फैक्ट कि राज्य चिन्ह पर, इस राज्य चिन्ह पर देवनागरी लिपि में क्या लिखा गया है, ये पूछा गया है कि राज्य के चिन्ह पर क्या लिखा है। तो राज्य के चिन्ह पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते। ठीक है, राज के चिन्ह पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, उसमें जो नीचे लिखा होता है अशोक स्तंभ में भी, तो उस अशोक चिन्ह के नीचे एक लाइन लिखी हुई है सत्यमेव जयते। तो ये पूछा गया है राज के चिन्ह पर क्या लिखा हुआ है, तो राज के चिन्ह पर लिखा गया है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडोपनिषद से लिया गया। ये पूछा गया है इसमें जो वाक्य लिया गया सत्यमेव जयते, ये कहाँ पर लिखा हुआ, तो ये मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, वहां से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते, उसमें हमने अशोक चिन्ह के नीचे टैग लाइन के रूप में लिखा गया, जहां जहां भी अशोक चिन्ह यूज होगा उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय हो। ये ध्यान रखा। ये अपनाया कब जाता है, ये पूछ लेते हैं, तो उसको लिखेंगे, यह है 26 जनवरी 1950। यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हम लोग ध्यान रखेंगे राज के चिन्ह के बारे में, ये 2-3 जानकारी थी, ये आपको बताएं। नेक्स्ट, ठीक है, फिर हमारा आता है राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान के रूप में हमने क्या अपनाया है, ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे जन गण मन, वो पूरा है, मैं इसको बस एक लिख देता हूँ, जन गण मन को हमने राष्ट्रगान के रूप में लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो लिख लेंगे। इसकी गायन अवधि पूछी जाती है राष्ट्रगान की, हम लोगों को पता है, अगर कोई उसको पालन नहीं करता है,
अमिताभ बच्चन ने IPL के उद्घाटन में एक बार इसको तय समय पे, मानक समय में नहीं उसको गा पाया था, तो उन पर भी जुर्माना लगा था, क्योंकि ये राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रगान है, तो इसका सम्मान करना चाहिए हर नागरिक को। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था एक बार के सिनेमाघरों में, जब हमेशा बजा करेगा फिल्म से पहले लोग उठते हैं, कुछ लोग उठते नहीं थे, इसके विरोध हुए देश भर में, कभी अब हटा दिया, उसको चेंज कर दिया गया थोड़ा नियम उसमें। तो राष्ट्रध्वज ऐसा होता है कि कभी भी बजता है सम्मान से हम लोग खड़े हो जाते हैं, उसके सम्मान में हमें खड़ा होना भी चाहिए। मेरा भी आप लोगों से यही निवेदन है, अगर कोई ऐसा ना करता हो पालन तो कृपया करा करें कि राष्ट्रध्वज जब भी कहीं हमें बजे, वैसे तो उसको अनुमति ही नहीं है, अनुमति का एक अपने स्तर से भी सुनिए कि राष्ट्रगान हर जगह नहीं बजना चाहिए, बिना बात के कार्यक्रमों में ही बजता है, तो हमें उसका सम्मान में खड़ा होना चाहिए हमेशा। सिर्फ कुछ समय की बात होती है तो इसकी गायन अवधि पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसकी गायन अवधि, राष्ट्रगान की इसकी गायन अवधि 52 सेकंड है। ठीक है, 52 सेकंड में हमें ये पूर्ण करना चाहिए गाकर, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, इसको रचयिता इसके कौन थे ये पूछा गया है, तो पता है सबको कि राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, अब ये रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है, क्यों? क्योंकि इनकी जो गीतांजलि एक पुस्तक थी जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, उसमें ये राष्ट्रगान लिखा हुआ है, तो वहीं से ये इस वाली कविता को राष्ट्रगान के रूप में अपनाएगा। गीतांजलि में है, तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया? गीतांजलि पुस्तक से लिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। रचयिता इसके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो इसलिए राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको सबसे पहले गाया था हमने, कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पूछा गया है सबसे पहले राष्ट्रगान को कब गाया गया, तो हम एक बार लिख देंगे 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में, 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया। ठीक है, इस वाले राष्ट्रगान को कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इसको पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 में राष्ट्रगान को हमने गाया था। नेक्स्ट इसमें एक लास्ट पॉइंट है, कब इसको अपनाया गया, तो वो हम लिखेंगे इसको 24 जनवरी। तारीख ध्यान रखने हैं, हमें इससे पहले राष्ट्रीय चिन्ह बताया था हमने, राष्ट्रीय ध्वज बताया था, वो 26 जनवरी को अपनाएगा। हाँ, राज्य की चिन्ह 26 जनवरी को अपनाएगा, और राष्ट्रगान 24 जनवरी, 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। तो ये ध्यान रखनी है तिथि अपनाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। गायन अवधि 52 सेकंड है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से लिया गया राष्ट्रगान जनगण मन। उसके बाद 27 दिसंबर 1911 के अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रगीत। ठीक है, राष्ट्रगीत हमें पता है वंदे मातरम है राष्ट्रगीत, भारत के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए ये राष्ट्रीय प्रतीक सारे। ठीक है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम। ठीक है, वो वंदे मातरम है, उसका पहला अंतरा जो है उस गीत का, उसको हमने लिया राष्ट्रगीत के रूप में। पूरा वंदे मातरम है एक कविता रविंद्र उनकी आनंद बंकिम चंद्र चटर्जी की, लेकिन उसका पहला अंतरा जो है हमने राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया है। तो पूरी कविता को वंदे मातरम को नहीं अपनाया, वंदे मातरम की पहले अंतरा को हमने राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। तो इसके बारे में 2-3 फैक्ट लिख लेंगे। इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रगीत। ठीक है, इसको भी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में हम लोगों ने गाया जा चुका था अपनाने से पहले, तो उसको भी हम लिखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रगीत
कहाँ गाया गया? तो सबसे पहले इसको 1896 में सर्वप्रथम 1896 में, ठीक है, सर्वप्रथम 1896 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में इस राष्ट्रगीत को हमने गाया। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगीत 1896 में गाया जा चुका था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इसके रचयिता पूछे जाए तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ध्यान रखेंगे हम लोग, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी पुस्तक है एक आनंद मठ, उसमें से ये लिया गया है वंदे मातरम राष्ट्रगीत आनंद मठ में से, ठीक है। इसके 2-3 फैक्ट थे, ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और बंकिम चंद्र की आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी की, उसमें से ये राष्ट्रगीत लिया गया पहला अंतराल, और 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसे ये बहुत बाद में अपनाया गया था, तो उसको ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। इसे 22 मार्च 1957 आज़ादी संविधान के बहुत 7 साल बाद अपनाया गया। इसे 22 मार्च 1957 को 1957 में अपनाया गया। तिथि ध्यान रखेंगे, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा है कौन सा, लिख देता हूँ यहाँ, सक्समत, ठीक है। सक्समत जो है वो राष्ट्रीय कैलेंडर है हमारा। चैत शुक्ल वैशाख वगैरह जो दे रखा होता है वो राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, ध्यान रखना, पूछा जाता सकता है। 22 मार्च को अपनाया गया, बस इतना ही है इसमें। इसके बाद 2-3 पॉइंट डायरेक्ट हम लिख लेंगे। राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है कमल, ठीक है। राष्ट्रीय फल ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय दिवस, ये सारे 2 चीज हमारा मिला। तो राष्ट्रीय पुष्प हमें पता है हमारा क्या है, रुकिए एक साथ, ठीक है। 2 और है, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय जलीय। तो इसमें हम लिखेंगे इसको राष्ट्रीय पुष्प है कमल, राष्ट्रीय पुष्प है इसका कमल। और राष्ट्रीय फल बताइए सबको, आम, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय नदी गंगा है, ठीक है। इसके बारे में फैक्ट ध्यान रखेंगे, इसको 2008 में स्वीकार किया है भारत सरकार ने। राष्ट्रीय दिवस, 3 दिवस को राष्ट्रीय दिवस माना गया है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। सारे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी
और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस। इन 3 तारीखों को राष्ट्रीय दिवस माना गया। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, तीनों को ध्यान रखेंगे। इन तीनों दिन राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, देश का माना गया। उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा है भारतीय रुपया। ऐसे इसका साइन बनाते हैं, साइन में ध्यान रखना है प्रतीक चिन्ह में, ठीक है। तो ये वाला भारतीय मुद्रा में रुपए कई तरीके के आए थे। पहले ऐसे लिख के आता था तो बना हुआ, अब ये आर ऐसे बनकर रावण के आता है। नया प्रतीक ऐसे 2008 में, अब इसको 2010 में उदय कुमार ने तैयार किया था। ये डिजाइन पूछी जा चुकी है, इसलिए मैंने आपको यही बता दिया। इकोनॉमिक्स में बताया जाएगा कि भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक है वर्तमान स्वरूप आर रा ऐसे बना हुआ, तो वो 2010 में उदय कुमार ने बनाया था, उसको सरकार ने स्वीकृत किया गया। मुद्रा का प्रतीक अब रुपए ऐसे बन के आता है, चिन्ह कहीं भी बन के आएगा, रिजर्व बैंक के नोटों पर भी, और हम लोग भी दैनिक यूज में कभी भी यूज करेंगे लिखने में तो ऐसे रुपए बनाते हैं। तो ये प्रतीक 2010 में आया था। उससे पहले भी रुपया था भारतीय रुपये, लेकिन प्रतीक चिन्ह बताया मैंने कि आर रा ऐसे बन के आया। उसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव हमारी है वो गंगा डॉल्फिन है। ये सारे प्रतीक हैं, एक बार देख लेंगे। राष्ट्रीय पुष्प, फल, वृक्ष, पशु, बाघ है, गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय दिवस 3 है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन और राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपये, ये सारे थे प्रतीक, आपको बताए। इनको हर नागरिक को पता होना चाहिए और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन सबको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके याद करेंगे, लिखेंगे, और इस ग्रुप चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने ऐसे सहयोग प्रदान करें। हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। ऐसे ही सहयोग देते रहिए, लाइक कीजिए। स्टडी विद अनुपम साह के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।